employee stock option plans, employee stock option plans। तुम्हें कौन सा बिजनेस मैनेजर या कौन सा बिजनेसमैन बहुत पसंद है जो ओनर नहीं है? एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सुंदर पिचाई। ओके, एवरीवन रिमूव योर मोबाइल। आज अलाउड है। एवरीवन रिमूव योर मोबाइल, पुट ऑन द इंटरनेट एंड सर्च फॉर सुंदर पिचाईज कॉम्पेंसेशन पैकेज। सुंदर पिचाई कॉम्पेंसेशन पैकेज। सुंदर पिचाई मेरा ऑनलाइन नहीं है। सुंदर पिचाई कॉम्पेंसेशन। सो जब आप इधर पढ़ते हो, सो आपको यहां पर भी देखो, मैं पढ़ रहा हूं, द इंटरनेट जायंट डिस्क्लोज्ड इन इट्स 2020 प्रॉक्सी स्टेटमेंट फाइल लेट फ्राइडे दैट पिचाई's टोटल कॉम्पेंसेशन इन 2020 इंक्लूडेड 2.02 million in base salary, up from $650,000, and 5.41 million in all other compensation, which included 5.4 million for personal security. But बेटा जी इसके अंदर है क्या इसका ब्रेकअप? इसका ब्रेकअप क्या है? ब्रेकअप दिखा के देखो एक बार, या फिर करिए ESOP टू सुंदर पिचाई। अच्छा, इसको कितना? 380 मिलियन मिला गया ESOP टू सुंदर पिचाई। कर ले यार, क्यों झूठ बोलेंगे, ये कर ले। अच्छा, इंटरनेट नहीं है, गरीब गरीब यहां नहीं आ रहा, ठीक है, अमीर अमीर बाहर। सो कैन आई नॉट से ESOP टू, ये टेस्ला का ओनर कौन है? इलॉन मस्क। टेस्ला इलॉन मस्क कंप्लीट्स ऑप्शन रिलेटेड सेल्स प्लान। आपने सर्च क्या करना है? ESOP टू इलॉन मस्क, ESOP टू इलॉन मस्क। देवा कितना बोलते रहे तुम? 1.6 मिलियन शेयर्स ऑफ टेस्ला। भारी है क्या नहीं? सो ESOP क्या है? ये इतना बड़ा कंपोनेंट है किसी भी व्यक्ति की सैलरी में, इतना फेमस है। मैं आज उसकी आपको अकाउंटिंग सिखाऊंगा, क्या होता है ESOP ये बताऊंगा। ये आपने थोड़ा सा सैलरी में पढ़ा है। इज दैट ओके? सो आई टेल यू what is the objective of a promoter first. Let's understand that and from therein we'll keep on drilling down next level. तुमको सभी को ESOP को तो पता चल गया कि ये कॉम्पेंसेशन काफी बड़ा है और बड़े बड़े जो लोग हैं उनको ESOP मिलते हैं, राइट? सो क्या ESOP क्या होता है, I'll explain you, but let's first understand before we derive the definition of ESOP, what is the objective of promoter. So for example we have got Reliance Industries का मुकेश अंबानी. What is the objective of the promoter? इतना पिद्दू क्वेश्चन पूछा उसमें चुप बैठ जाते। अरे कैसे बच्चे ही रही है, क्या है? मुझे आवाज नहीं आ रही है, क्या बोलते तुम? ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबिलिटी, और एक सबसे बड़ा होगा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द शेयर। ओके, सो नाउ सपोज देयर इज अ प्रमोटर, बोट कंपनी का ओनर प्रमोटर है, राइट? देयर इज अ प्रमोटर। नाउ हु आर दी, what is the hierarchy? They must be having many managers, and below that they will be having further delegation, and below that there would be further delegation, and last mein there would be employees and workers. Yes or no? So this particular promoter has to manage each of the head, right? And he has to manage the head. So when this head will perform well, the head will perform well when he is going to get good money. But if the promoter is promising them cash, right, then maybe he'll get motivated or he'll not get motivated. So what happens is, you know, उस जितने भी हेड्स है, फॉर एग्जाम्पल इधर सेल्स डिपार्टमेंट का जो भी हेड रहेगा, उसको ये बोला जाएगा
कि आप ये टारगेट्स अचीव करो, अगर वो टारगेट अचीव करता है तो आपको कंपनी के शेयर्स मिलेंगे. डू यू गेट माई पॉइंट? यू अचीव सो मेनी टारगेट एंड यू विल गेट शेयर्स ऑफ द कंपनी. सो नाउ व्हेन ही गेट्स द शेयर्स ऑफ द कंपनी, he is happy. The reason being because when the target is achieved, the shares value is also going to surge because the company has performed well. Promoter wants company to do well, but promoter actually doesn't work on the field. Promoter is the person who delegates his work. Now he wants to get the work done. So what he does is, his objective of a promoter, he will sync with the objective of each head. Objective of each head is what? To gain money. Now how do you gain money? Either you give him cash or you tell him you perform so and so. You will get shares. And when you get shares, you can sell it in the market. When you sell it in the market, you can get cash. So it is as simple as that. So if somebody says me, Anand bhai, तुमको टेस्ला के शेयर्स दूं, तो मैं बोलेगा हाँ देना यार. देगा नहीं कोई बात अलग है, but I'm just trying. So मैं बोलेगा shares दे, and when the company is performing well, shares are definitely going to go up. Yes or no? How many of you want to invest in shares? Can you just imagine the whole of the class? Because you understand the potential of the incremental value in the shares, appreciation in the shares. So अगर हम किसी को शेयर्स दे तो हम उसको बोल सकते हैं कि जैसे तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, कंपनी इन टर्न विल परफॉर्म गुड, एंड व्हेन कंपनी पुट अप ग्रेट नंबर्स, द वैल्यू ऑफ द शेयर विल गो अप एंड यू विल आल्सो गेट द रिवॉर्ड. एंड यू विल नॉट ओनली गेट द रिवॉर्ड राइट नाउ, you will keep getting the reward in future in form of dividend. So don't you think so? We have also given the ownership to the employees, because ये concept कैसा है कि जो हमारे लिए रात दिन काम करते हैं उनको ownership भी तो दो कंपनी की, and they got the ownership, so now they are happy with the dividend also. So regularly they'll keep getting dividend, and at the same time they are getting something as an asset, because the one who earns really great, he will get some amount as a cash. But the other things he can directly now associate ना कि मैं अच्छा परफॉर्म करेगा तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, will put up good numbers. When we put up good numbers, the share price are going to go up. Yes or no? Now this is the common phenomenon. So जब कभी भी किसी कंपनी की बैंड बजी रहती है, ये एक चीज मैंने जितना पढ़ा है किया है, ये एक चीज बहुत अच्छे से लोगों को रिवॉर्ड करके जाती है. एग्जाम्पल टाटा मोटर्स. इट वॉज अ बिटन स्टॉक ऑन द मतलब दलाल स्ट्रीट, खतरनाक तरीके से पिटा हुआ स्टॉक था. बट जैसे जैसे लोगों ने काम करना शुरू किया, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द डिजाइन एंड ऑल, दे गॉट द शेयर्स एट अ लोअर वैल्यू, राइट. अब द लोअर वैल्यू के हिसाब से उनको कॉम्पेंसेशन मिला, और जैसे उनकी डिजाइन एक दो गाड़ियां सक्सेसफुल हुई, हिट हुई, उनका काम अच्छा हुआ, देयर वैल्यू सर्ज्ड. अरे बॉस, आई टेल यू, आई नो फ्यू पीपल वर्किंग इन कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस एंड ऑल. Their salary is very less, a lakh of rupees, 1.5 lakh a rupee, right, as per the package. But they are owners of crores of rupees because they got ESOPs. अबे जब वो शुरुआत में थे कंपनी में, शेयर का प्राइस एकदम पिद्दू सा था, उसके बाद में बोनस दे देकर उन्होंने इतने सारे शेयर्स एक्यूमुलेट कर लिए तो उनका वैल्यूएशन इतना बढ़ गया. प्लीज ट्रस्ट मी, 4 crore is the valuation of their shares. And I am talking about a very normal employee. I am not talking about a senior level person. You getting my point? So it was a very good invention which happened in this industry, how to compensate the employees. So आशा करता हूं कि सभी बच्चों को एक बात तो समझ में आ गई. ESOP is nothing but it is an equity linked compensation. ESOP is nothing but equity linked compensation. There are various types of ESOPs or various types of plans. Because these are like what contract. जैसे हर एक का सैलरी का ब्रेकअप अलग अलग होता है हर एक कंपनी का, राइट. वैसे ESOP के अंदर भी अलग अलग वैरायटीज हो सकते हैं. हम सारे टाइप के ESOP के वैरायटीज इधर नहीं पढ़ेंगे, हम एक पर्टिकुलर टाइप पढ़ेंगे. तो उस ESOP के अंदर क्या होता है कि हम एक एम्प्लॉय को कुछ कंडीशंस देते हैं. तो ये एम्प्लॉयज, टुडे इज द डेट. व्हाट इज द डेट टुडे? लेट्स टेक एन एग्जांपल, June 1. Can I take for the sake of convenience 1st June? This is the date of grant. Have you understood? This is what? Date of grant. Now date of grant means I haven't given you any money. We have just entered into a contract. We have just given you some targets. You have to achieve so and so much of the targets. Now when I use the word target, then do you understand that I'm giving some conditions? I'm giving some conditions. So I will say that over the next 3 years, 2 years, 4 years, whatever is the period,
I have given you certain condition. These are called as vesting condition. These are called as what? Vesting condition. So जो हम आपको कंडीशन देंगे उसको बोलेंगे वेस्टिंग कंडीशन. वेस्टिंग कंडीशन में हम ऐसा लिखेंगे कि आपको ये टारगेट अचीव करना है. फॉर एग्जाम्पल, द सेल्स ऑफ द कंपनी शुड गो अप बाय 40%. जैसे अगर आप गूगल पढ़ेंगे टेस्ला के बारे में और इलॉन मस्क के बारे में, तो आपको वहां पर पढ़ने को बड़ा आसानी से मिल जाएगा कि उनको टारगेट दिया गया सेल्स का. राइट, व्हेन यू गूगल इट यू विल गेट टू नो इट अबाउट. सो देयर आर टारगेट कैन बी डिफरेंट. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू स्टॉप इटरेशन. इटरेशन मतलब एम्प्लॉयज छोड़कर ना जाए, टू टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉयज जो बहुत स्पेशल रिसोर्सेस है, जिनका स्किल सेट बहुत अच्छा है, तो हम नहीं चाहते कि वो छोड़ के चले जाए. तो उसके लिए उनको बोला जाता है कि तुम 3 साल रुकोगे तो तुमको ये ESOP मिलेंगे. Is that okay? So now comes a question. After the vesting period is over and you have completed the vesting period successfully, there is an period which is called as exercise period. देखो समझने की कोशिश करो कि जैसे वेस्टिंग कंडीशन खत्म हुई तुरंत आपके नाम पे शेयर अलॉट नहीं होते. आपको एक पीरियड दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड. इस एक्सरसाइज पीरियड में क्या बोला जाता है कि जो डेट ऑफ ग्रांट थी उसी दिन ये डिसाइड कर लिया गया था कि प्रत्येक एम्प्लॉय को 500 शेयर्स मिलेंगे एट द रेट ऑफ 20. ओ तो सर यहां पर फ्री में नहीं मिल रहे. फ्री में नहीं मिल रहे. हाँ, मैंने बताया ना, ESOP बहुत सारे अलग अलग है. दे आर गेटिंग द शेयर्स एट अ कंसेशनल रेट. लुक बाप कितना गंदा लग रहा. शेमड़ी आपको. अरे झीपरी है एक नंबर की. बाहर बेटा. 500 शेयर्स प्रत्येक कंपनी के एम्प्लॉयज को मिलेंगे, मतलब इस कंपनी के एम्प्लॉयज को मिलेंगे. और कितने रुपए में मिलेंगे? फ्री में मिलता है या 20 रुपीज? 20 रुपीज. सो दिस 20 रुपीज इज कॉल्ड एज एक्सरसाइज प्राइस. This 20 rupees is called as what? Exercise price. So now what all I have explained you? I have explained you date of grant. Then I have explained you what? Vesting condition. Then my dear friend, I have explained you exercise period. Exercise period में आप क्या बोलते हो कि तुम आओ 20 रुपया दो और शेयर खरीद के लेके जाओ. Say yes. सर बट 20 रुपए में क्यों खरीदेगा? तो मैं आपको बता रहा हूं, उसकी मार्केट प्राइस है 90. 90 is the market price and you are getting it at what? 20. I would simply say that buy it at 90. Buy it at 20. Sell it at 90. Happy? Yeah. अब ये जो वेस्टिंग कंडीशन है या अनलिमिटेड पीरियड तक कर सकते हो या सिर्फ वेस्टिंग पीरियड तक ही कर सकते हो. सो ये जो पीरियड है जिसके दौरान आपको एक कंडीशन अचीव करनी है उसको हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड. मतलब एक हुई वेस्टिंग कंडीशन. वेस्टिंग कंडीशन क्या होगा? सेल्स बढ़ना चाहिए 20% से. HR मैनेजर को क्या बोलना पड़ेगा कि इटरेशन रेट कैन नॉट बी मोर देन सो एंड सो रेट. या हम क्या बोलेंगे कि तुमको 3 साल तक रुकना पड़ेगा. दीज आर वेस्टिंग कंडीशन. वेस्टिंग कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपके क्या पास होता है? वेस्टिंग पीरियड. वेस्टिंग पीरियड इज विद इन विच यू विल हैव टू सेटिस्फाई दोस कंडीशन. से यस और नो? यस. एंड देन माय डियर फ्रेंड, एक बार आपने वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, आपको ऑफर ओपन हो जाता है. आपको जाके उस शेयर्स को सब्सक्राइब करना है एट अ कंसेशनल रेट. से यस. अब एक काम करेंगे, थोड़ा सा हम खुद रोल में आएंगे. उसके पहले मुझे बता दो किसको नहीं समझा है. मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि आपको जो रिटर्न में मिलने वाला है वो क्या मिलेंगे? शेयर्स. राइट. अब ये शेयर्स कैसे मिलेंगे मैंने आपको वो समझा है. तो कोई एक डेट होगी, हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में बात करेंगे. तुम एम्प्लॉइज हो और हम सपोज मान लो मैनेजमेंट है. विल टॉक टू ईच अदर एंड विल डिसाइड दैट कि यू आर गोइंग टू गेट सो एंड सो मेनी नंबर ऑफ शेयर्स एट सो एंड सो रेट. डू यू ऑल एग्री? यस. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ESOP. तो आपको जब ये शेयर्स मिलेंगे तो फिर मैंने आपको क्या बताया बेटा जी? ये कब मिलेंगे? इमीडिएटली या बाद में? बाद में. सो बेटा जी अलग अलग टाइप के ESOP होते हैं. शायद आपके भैया जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं उनका ESOP अलग होगा, बट मैंने बताया अपन अपने एकेडमिक्स के हिसाब से ये वाला ESOP देख रहे हैं. तो उसमें एक पीरियड आता है वेस्टिंग पीरियड, उसके नीचे आती है वेस्टिंग कंडीशन, और वो फुलफिल हो जाने के बाद में आप आगे एक पीरियड दिया जाता है. उस पीरियड में आप क्या करते हो? एक्सरसाइज करते हो. उसको एक्सरसाइज पीरियड बोलते हैं. और एक्सरसाइज करते हो क्या? ऑप्शंस. से यस. एंड यू एक्सरसाइज इट एट एक्सरसाइज प्राइस. So exercise price should be generally lower than the market price. So lower than the market price मतलब जिस दिन ग्रांट दिया था उसी दिन बता दिया था कि आपको 20 रुपीज में मिलेगा और अभी शेयर की मार्केट प्राइस है मान लो 80.
यस और नो, 80 या 90? मैं तुमको बताऊं कि अभी तुमको क्या करने का है। तुमको वो मैनेजर बनने का है, तुमको वो ईसॉप का गाइडेंस सोर्स बनने का है। तुम ऐसे समझो कि तुम सीईओ हो किसी कंपनी के साथ, तुम कोई एक प्लॉट कर रहे हो कि क्या होता है ईसॉप, सो प्लॉट इट। तुम्हें जो तुम्हारे मन में कंडीशन आए वो लिख के दो। तुम समझो मुझे टारगेट दे रहे हो कि सर तुम इतना इतना ऐसा ऐसा करोगे ना तो हम आपको इतने शेयर्स देंगे, मुझे चाहिए वो क्रिएटिविटी चाहिए, राइट साइड ऑफ द ब्रेन यूज होगा, मतलब होगा। तुम मेरा थोड़ा देखो ही मत, या तो इसमें बता दो क्या नहीं समझा है, नहीं तो लाइन ड्रॉ कर कर चालू करो, क्योंकि मैं डेफिनेशन डायरेक्टली नहीं पढ़ाऊंगा जब तक तुम नहीं बताओगे मुझे। हमें करना है, परफेक्ट नहीं करने का, मेरे को मालूम है नहीं होगा परफेक्ट। तू कर, कुछ कर, बस हाथ में पेन ले और कुछ कर। अभी कोई बाहर नहीं जाएगा। कौन बाहर गया? कोई बाहर नहीं जाएगा, अभी इधर ही बैठे रहेंगे। सुसु आई है तो दबा के रखोगे थोड़ी देर, कोई नहीं जा रहा है, ये डिस्कस होने के बाद में जाओगे, अभी कोई नहीं भाग रहा है। नालायक साले। शाह, yes beta, we have taken care of it, don't worry, already the process is being initiated, SPC channel was hacked and the process is initiated। हाँ मुझे समझाओ क्या हुआ। इधर आ गया मैसेज स्वप्निल भाई का, क्या बोलकर। बच्चों की प्रॉब्लम सर, स्वप्निल पटनी चैनल डिलीट हो गया, मैं 1 डे बिफोर कैसे देखूं? अरे कल आना था, देखना था ना यार टाइम पर, मैं क्या बताऊं यार। तुम अभी करो यार, मैं भाला फेंक के मारेगा जल्दी से। इतना इतना बुरा लगता है ना तुमको जब तुमको कुछ करने के लिए बोलता हूं तो निठल्ले बस बैठे रहते हैं। जिंदगी में कुछ तो प्लान करते होंगे ना खुद का, करो जल्दी से। जो कंडीशन डालना है डाल मेरे ऊपर। यार आज पानी नहीं रखा क्या रे कृष्णा? छोरी मैं बोला बातें मत करा, भाला डालेगा मैं इधर से। बच्चा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सर वही बनाना था क्या? गुड, अपन बढ़ ही नहीं पाए रहे अभी तक, प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जैसे तेरे को समझ में आए वैसा बना, कुछ तो कर, बता। चलो अभी पूछ लेता हूं, कितने बच्चों ने कुछ लिखा है? अब मुझे बताओ क्या क्या लिखा है। तुम मुझे क्या कंडीशन डाल रहे हो? हाथ ऊपर करके बताओ रैंडमली। हाँ बता क्या कंडीशन है? हाँ, इफ यू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर 31st August यू विल गेट सो एंड सो। नाउ दिस इज द वेस्टिंग कंडीशन। अच्छा क्या देगी? व्हाट यू आर गोना गिव मी इफ आई कंप्लीट द सिलेबस बिफोर 31st August? चॉकलेट। ये भारी था। सो बॉयज एंड गर्ल्स, हाँ बेटा बोल। ओके, सो देन व्हाट आर यू गोइंग टू गिव मी? वो नहीं लिखा, मतलब सिर्फ कंडीशन डाल दी मेरे ऊपर। सो शी इज सेइंग कि दैट यू हेल्प अस टू अचीव आवर सक्सेस एंड बी रेगुलर एंड ऑन टाइम, सो देन आई एम गोना गिव यू सो एंड सो मच, बट शी नेवर सेड व्हाट शी इज गोइंग टू गिव मी। यस, एनीवन एल्स? वेरी गुड। सो अगर मैंने प्रोडक्शन ट्वाइस कर दिया सो आई विल गेट सो एंड सो मच ऑफ द स्टफ। और ये लिखा सर यू आर अ प्रोडक्शन मैनेजर, आपको बाय एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023 यू हैव टू डिक्रीज द कॉस्ट बाय 7% फॉर प्रोडक्ट ए। वंडरफुल थिंग। So now you have understood these are what? Vesting condition. Vesting condition are performance condition which are based on me, which I am going to work. So बेटा जी एक होता है वेस्टिंग कंडीशन जिसके अंदर मुझे काम करना है। काम मैं कितने दिन तक करूंगा? जो वेस्टिंग पीरियड है उतने दिन तक, मतलब मुझे अचीव करना है, थ्रू आउट लाइफ नहीं है। मुझे अचीव करना है विद इन 3 years, मुझे अचीव करना है विद इन 2 years। सो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? वेस्टिंग पीरियड। और ये कब डिसाइड होता है? ऑन द डेट ऑफ ग्रांट। डेट ऑफ ग्रांट क्या होता है बेटा जी? जिस दिन हम बैठकर ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं वो होता है डेट ऑफ ग्रांट। डू यू ऑल एग्री? तो एक हुआ वेस्टिंग पीरियड, डेट ऑफ ग्रांट से लेकर वेस्टिंग पीरियड में वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। वेस्टिंग कंडीशन अगर मैंने सेटिस्फाई कर ली तो क्या मुझे शेयर्स फोकट में मिलेंगे या सस्ते दाम पर मिलेंगे? क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर हमें फ्री में नहीं मिलते, वी आर गेटिंग इट इन फॉर्म ऑफ कंसेशनल रेट। सो कंसेशनल रेट में जब मुझे शेयर्स मिल रहे हैं, डू यू एग्री?
सो राजा बेटा जी, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस. एक्सरसाइज प्राइस क्या होती है? द प्राइस एट विच द शेयर्स आर अवेलेबल टू दी एम्प्लॉइज. इज दैट ओके? सो दैट इज द कंसेशनल प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस. हैप्पी? मुझे अभी थोड़ा सा इनकम टैक्स पूछना है आपसे. परक्विजिट्स. In case of perquisites, I would request you to tell me, suppose the company is manufacturing, let's say television, and as a part of the salary stuff, they have given you what? Television. You tell me, how do you include it in the salary as perquisite? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सीखा इनकम टैक्स में. इनकम टैक्स में क्या पढ़ा है वो ज्ञान बांट मेरे को, बाकी चीजें मत बता. कंपनी की खुद की है, समझ ले. वेरी गुड. कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, फिर माइनस वॉट एवर इज रिकॉर्ड. कैन वी क्लैप फॉर योरसेल्फ? वेरी गुड. जिनको आंसर नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं था ये कैसा था? सिंपल लॉजिक था कि फॉर एग्जांपल टेलीविजन की कॉस्ट है 15,000 और आपको दिया जा रहा है 2,000 में, तो तुम्हारे सैलरी में 12,000 ऐड किया जाएगा. से यस और नो? मैं वापिस से रिपीट करता हूं. आपका टेलीविजन 15,000 का था, आपको 2,000 में दिया जा रहा है, तो आपको कितनी चीज फोकट में मिली? 12,000. तो फोकट में नहीं मिली एक्चुअली. ये तुम्हें लगता है फोकट में, तुमने काम किया, तुम एम्प्लॉय हो इसलिए मिल रहा है. मैं जाऊंगा मुझे नहीं मिलेगा. से यस और नो? सो बॉयज एंड गर्ल्स, 12,000 was added as a part of your salary. Now let's see this part of the story. What does a company do is, they have given you a vesting period of 3 years. देखो मैं अभी भी चैप्टर में टेक्निकली नहीं घुसा हूं, विद थ्योरी पढ़ नहीं रहा हूं, पहले समझा रहा हूं, फिर हम जाके थ्योरी पढ़ेंगे. 3 साल का वेस्टिंग पीरियड दिया है और आपको कंपनी बोल रही है कि जो 80 रुपए का शेयर है वो 20 रुपए में मिल जाएगा. से यस? आपको नहीं लगता कि कंपनी इज पासिंग ऑन द बेनिफिट ऑफ 60 टू एम्प्लॉइज? अरे आज मैं जाता हूं, मेरे को नहीं मिलता है ना 20 में. कंपनी किसको दे रही है? एम्प्लॉइज को. एम्प्लॉइज को क्यों दे रही है? आस्क योरसेल्फ. बिकॉज दे आर वर्किंग, दे आर परफॉर्मिंग. यस और नो? सो कैन आई नॉट से दिस 60 रुपीज इज एन एक्सपेंस ओवर द वेस्टिंग पीरियड? क्योंकि वो इसी पीरियड में काम करने वाला, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूअल. जिस पीरियड में काम करेगा उसी पीरियड में कंपनी खर्चा भी तो उठा रही है ना. कितने रुपए का? 60. सेस. सो बॉयज एंड गर्ल्स, कैन आई नॉट से दिस इज एन एक्सपेंस ऑफ 20 ओवर दिस पीरियड? How did I get 20? What is the value of the share? 80. At what value I am giving it at? 20. What is this 60? 60 is the benefit which company is passing on to whom? Employees. बराबर है. ये 60 उस employees को कब earn होएगा? जब वो 3 साल मेहनत करेगा. So company is saying, as per the concept of accrual, this is an expense of not 1 year. He's going to work us for 3 years. So can I not say it is an expense of 3 years? Yes. Now boys and girls, ये 60 रुपीज को क्या बोलते हैं? So 60 रुपीज को बोलते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन. क्या बोलते हैं इसको? वैल्यू ऑफ ऑप्शन. Comes a question, what is option? Who will tell me what is option? नहीं, तुम है ना ज्यादा मेरे को. मैं क्या बोल रहा हूं? ऑप्शन क्या होता है? बॉयज जल्दी समझ जाते हैं. ए और बी इज एन ऑप्शन. चॉइस इज एन ऑप्शन. तो साला इसको ऑप्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा जी एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है खरीदना कि नहीं खरीदना. कब ऑप्शन है? ग्रांट तो अभी मिल गया, खरीदना या नहीं खरीदना इन फ्यूचर. अभी ग्रांट मिला, तेरे को बोला 20 रुपीज में मिलेगा, बराबर है. तुम्हें बताता हूं एक्चुअली क्या हुआ. दिस हैपेंड विद सत्यम. सत्यम, देयर हैपेंड अ फ्रॉड. सत्यम यूज्ड टू ट्रेड एट 450. देयर वाज एन ऑप्शन गिवन टू द एम्प्लॉइज कि बच्चों 3 साल तक काम करो और तुमको ये शेयर मिलेगा एट द रेट ऑफ 150. एम्प्लॉइज वर वेरी हैप्पी. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर. दे स्टार्टेड वर्किंग रियली वेल. देन देयर वाज अ फ्रॉड. The market price of the share dropped at rupees 24. 14 हो गया था, 24. अब मुझे बताओ, जो बाजार में मिल रहा है 24 रुपए में, 24 में, will you buy it at 150? No. So hence, my dear Rasgullas and Rasgullis, it is an option because you get a choice whether to buy or not. You understand why it is an option? It is called as an option. So I am saying, what is the value of the option?
वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज, आई एम नॉट सेइंग वैल्यू ऑफ द शेयर. जो तुम्हारे हाथ में वो शेयर नहीं है, तुम्हारे हाथ में एक हक है, एक राइट है कि उस राइट का पैसा कितना है. तो उस राइट का पैसा कितना है राजा बेटा जी? 60. 60 कैसे निकाला आपने? 80 माइनस 20 कितना है? 60. हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज वैल्यू ऑफ ऑप्शन? सो बेटा जी जो 60 है, जो एक्सपेंस है, वो वैल्यू ऑफ ऑप्शन के नाम से भी जाना जाता है. जो 60 है, मेरे को सीए हूं मैं, मेरे को आता है इसलिए मैं बजा रहा है. तू सुन, तेरे को आता है तो तू भी बजा, फिर मैं क्वेश्चन पूछेगा. मैं क्या पूछ रहा है? 80 minus 20. What is 20? 20 is exercise price. What is 80? Value of share. Please हर एक शब्द को बराबर से चुनो. 80 is value of share. 80 is what? Value of share. शेयर का वैल्यू बाजार में 80 रुपए में मिल रहा है. 20 is exercise price. Sir, 80 minus 20 is expense for the company, but this expense is called as what? Value of option. तो इसके बाद से हर एक बार बच्चा जब भी मैं बोलूंगा ना वैल्यू ऑफ ऑप्शन, तो वो शेयर के साथ कंपेयर नहीं करेगा. वो किसके साथ कंपेयर करेगा? कंपनी का खर्चा कितना है. से यस. नाउ लेट मी आस्क यू माय डियर रसगुल्लाज एंड रसगुल्लीज, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड? लेट मी सी. देखते कितने बच्चों को समझ में आता है. मेरा शेयर का वैल्यू है 80, फेस वैल्यू है 10. से यस. सो बेटा जी मुझे बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा? यू हैव बीन अमेजिंग सो फार. 70. हैप्पी? नाउ आई एम आस्किंग यू, ये शेयर का वैल्यू 80 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. 20 इज एक्सरसाइज प्राइस. ओ, एंड 60 इज वैल्यू ऑफ ऑप्शन. अगर आपने शब्दों का चयन सही से नहीं किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम में मिस्टेक होगी. एग्जामिनर क्वेश्चन इसमें टफ पूछ ही नहीं सकता. वो अगर वैल्यू ऑफ ऑप्शन लिखता है और तू उसको पढ़ता नहीं है सही से, और तू पढ़ता है कि वो वैल्यू ऑफ शेयर है, आंसर रॉन्ग आएगा क्योंकि तेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम गलत आएगा. शेयर की वैल्यू इज अ ब्रेकअप ऑफ एक्सरसाइज प्राइस एंड वैल्यू ऑफ ऑप्शन टेकन टुगेदर. वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज एक्सपेंस, बट शेयर का प्राइस क्या है? तो आपको इस 80 रुपीज के शेयर के लिए उसका काम मिल रहा है और दाम भी मिल रहा है. दाम कितना मिला? 20 रुपए. और उसका काम कितने का मिला? 60 रुपीज. सो शेयर का वैल्यू तो 80 है ना सर. और जब आप अकाउंटिंग करोगे तब आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम स्टिल गोइंग टू बी 70 ओनली. से यस. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो कौन से शब्दों को ध्यान से पढ़ोगे? वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ शेयर एंड एक्सरसाइज प्राइस. कई सारे बच्चे वैल्यू ऑफ ऑप्शन को ही वैल्यू ऑफ शेयर समझने लगते हैं. वैल्यू ऑफ ऑप्शन एक्चुअली एक्सपेंस होता है. से यस. अच्छा, उसके अंदर और भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, विच आई टॉक अबाउट इट एज एंड व्हेन वी प्रोसीड अहेड. सो एक बार वापस से समझ लेते हैं. एक विजुअलाइज करो. एक क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, डेट ऑफ ग्रांट होता है. फिर इतना वेस्टिंग पीरियड. वेस्टिंग पीरियड के अंदर क्या करना होता है? हाँ, वेस्टिंग कंडीशन होती है. गोटा नहीं खेलनी होती. वेस्टिंग पीरियड होता है. वेस्टिंग पीरियड में क्या होता है? वेस्टिंग कंडीशन. अच्छा, कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप शेयर्स एक्सरसाइज कर सकते हो. इसीलिए शब्द क्या यूज किया? ऑप्शन. कर सकते हो, राइट? इट्स नॉट मैंडेटरी. तो आप चाहो तो खरीद लेना, चाहे मत खरीदना. अगर खरीदते हो, एक्सरसाइज करते हो, सो आपका शेयर का वैल्यू कैसे बनेगा? एक्सरसाइज प्राइस प्लस वैल्यू ऑफ ऑप्शन. ओ, वैल्यू ऑफ शेयर. से यस. एक्सरसाइज प्राइस प्लस ऑप्शन is giving you what? Value of share. Value of share में से face value less, you'll get what? Securities premium. Lovely रसगुल्ला. Can I explain you the next beautiful concept? अगर कोई बंदा शेयर नहीं खरीदे तो शेयर लैप्स, ऑप्शन लैप्स्ड. सेस ऑप्शन लैप्स हो जाते हैं 2 लेवल पर. एक, इधर ही बंदा मर गया मतलब वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, बंदा मर गया, सो क्या ऑप्शन लैप्स हो जाएंगे? चलो बंदा नहीं मरा, बंदा छोड़ के चला गया, लैप्स हो जाएगा. चलो वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, लैप्स. और इसको बोलते हैं अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड. अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड. शादी के पहले ही ब्रेक ऑफ हो गया, वेस्टेड नहीं हुआ,
दूसरा है शादी हो गई, सब कुछ सही था, अब भाई साहब सीरियस हो गया, हाँ, उसके बाद में अगर ऑप्शन लैप्स हो गया तो उसको बोलेंगे वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स। सर वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि बेटा वेस्टिंग का मतलब क्या है कि वो राइट उसको मिल गया, इर्रिवोकेबल राइट मिल गया। भाई साहब अब वो आप निकाल नहीं सकते, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो तुमको शेयर्स मिलेंगे ये दाम पर, यू कैन नॉट रिमूव इट नाउ, इट इज अ वेस्टेड, वेस्टेड इज इर्रिवोकेबल राइट। सो व्हेन आई से दैट लैंड इज वेस्टेड विथ मी, दैट मीन्स it cannot be revoked, it is mine by law, agreed? Similarly unvested options lapse हुए माने वो पहले ही मर गया, पहले ही कंपनी को छोड़ के चला गया, yes or no? Please understand, in one case the entry would be different and in unvested the entry would be different. Why? Because here we will be working on an estimate, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में, here we will be working on estimate, but चल छोड़ा ना, इसके बाद unvested का मतलब समझे, दोनों सेम है, unvested invested, अनवेस्टेड अलग है, अनवेस्टेड अलग है। वेस्टेड मतलब जो मिल चुका है किसी को वो लैप्स हो गया। लैप्स का मतलब समझ में आता है क्या? कैंसल, ठीक है, गुड। तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा हूं? हम वापस से वही साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं कि हम पहले डिस्कस करते हैं, उससे यूज टू हो जाते हैं, फिर पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं दोबारा से एक बार वही डिस्कशन करूंगा, एक बार लिखा कर दूंगा, फिर हम उसको पढ़ने के लिए जाएंगे। पॉइंट टेकन क्लियरली? उसके बावजूद भी कुछ टर्म्स आपको नए मिलेंगे, डरना नहीं है, टर्म्स इजी है एकदम। चलो बताओ क्या करना है? हाँ, डेट ऑफ ग्रांट। अबे झंडू बाम बैठे मत रे, नहीं तो है ना कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। हाँ है, बात करो भैया। पहला क्या होता है? इस दिन क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा होता है? वेस्टिंग कंडीशन और द वेस्टिंग पीरियड। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कंडीशन फुलफिल हुआ तो क्या मिलेगा? शेयर। शेयर कब मिलेगा? 50 साल बाद। एक्सरसाइज पीरियड में लेना पड़ता है। एक्सरसाइज पीरियड में लेना पड़ता है तो क्या करते हैं? एक्सरसाइज प्राइस भी होता है। एक्सरसाइज प्राइस मतलब द प्राइस एट विच वी आर गोइंग टू ऑफर। जनरली एक्सरसाइज प्राइस इज कंसेशनल, यस। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑप्शन? You have an option to buy or not to buy. Okay, can I ask you कि अगर वो आदमी वेस्टिंग पीरियड के दौरान ही मर गया, हाँ, अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स, अनवेस्टेड होता है। बट अगर वो आदमी जिंदा है, सब कुछ कर लिया, उसके बाद में कुछ लफड़ा हुआ तो वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स। आइला वैल्यू ऑफ शेयर बोले तो क्या होता रे? नहीं, इसमें तंबाकू खा के ऐसे बात करें। वैल्यू ऑफ शेयर बोले तो क्या? एक्सरसाइज प्राइस प्लस, हाँ, एक्सरसाइज प्राइस प्लस वैल्यू ऑफ ऑप्शन। सिक्योरिटीज प्रीमियम निकालने के लिए वैल्यू ऑफ ऑप्शन के पास देखेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर के पास है। वैल्यू ऑफ शेयर माइनस फेस वैल्यू विल गेट व्हाट? सिक्योरिटीज प्रीमियम। हैप्पी? आई हैव बीन डूइंग वंडरफुल। सो चलो लिखो अभी मेरे साथ, एक लाइन ड्रा करेंगे। ओके, गुंडप्पा स्वामी। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट से ये खर्चा कितने दिन तक दिखाते? 3 साल ने एक झापड़ लगाऊंगा, वेस्टिंग पीरियड उधर 3 साल तक तो हटेगा क्या? एड़े कैसा है? वेस्टिंग पीरियड में करेंगे ना, जितने समय के लिए वेस्टिंग कंडीशन है। माकड़, हाँ, लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो। डेट ऑफ ग्रांट, डेट ऑफ ग्रांट के दिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस दिन आपको ग्रांट मिलता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं लगा और कुछ इंपॉर्टेंट तो इवन आई विल पार्टिसिपेट, आई एम लिटिल मोर एक्सपीरियंस ना। डेट ऑफ ग्रांट, डेट ऑफ ग्रांट, अबे लिख ले रे, डेट ऑफ ग्रांट। सो आई टेल यू हियर, भगवान इनके सब पापों का हिसाब लेना एग्जाम में, सब पापों का हिसाब लेना भगवान, प्लीज।
एग्जाम के बाद तो ठीक है, फिर तो पढ़ाई करने के बाद लेगा, गुड। बट पूरा ये जो शेडेड पोर्शन है इसको बोलूंगा वेस्टिंग पीरियड। जितने पीरियड में आपको कंडीशन को फुलफिल करना है, तो इन कंडीशन को बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग कंडीशन। डेट ऑफ ग्रांट के दिन एक्सरसाइज प्राइस भी डिटरमाइन कर ली जाती है। एक्सरसाइज प्राइस इज दैट प्राइस at which shares can be bought at a concessional price. Do you all agree? फिर एक ये वाला पीरियड है जिसको बोलेंगे एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है। सो जो ये फर्स्ट पीरियड है जहां पर वेस्टिंग कंडीशन है, इस दौरान एक्सपेंस की बुकिंग होती है, एक्सपेंस बुकिंग एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूअल। और जो अगला एक्सरसाइज पीरियड है उस दौरान अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, समझ में आ रहा है ना? अलॉटमेंट ऑफ शेयर पहले नहीं होता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर कब होता है? बाद में। दैट इज टू से इन वेयर वंस द वेस्टिंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज पीरियड, you do what? You book the or you give the allotment of shares. Say yes. Okay. अगर यहां पर शेयर लैप्स हुआ या ऑप्शन लैप्स हुआ, so it is called as unvested options lapsed. बट इसके बाद में कभी भी लैप्स हुआ, इसके आगे कोई भी पीरियड में, तो इसको बोलेंगे वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड। vested options lapsed. Happy? Then there is exercise price हो गया. Now then there is something called as value of option. Value of option. Okay? Box में लिख रहा हूं value of share is equal to value of share is equal to exercise price plus value of option. Exercise price plus value of option. पूछो एक बात, सिक्योरिटीज प्रीमियम डिसाइड करने के लिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम डिसाइड करने के लिए व्हाट आर यू गोइंग टू यूज? वैल्यू ऑफ ऑप्शन और वैल्यू ऑफ शेयर? सो मैं लिखूंगा ये वैल्यू ऑफ शेयर यूज करने का फॉर डिसाइडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, फॉर डिसाइडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। और क्या इसमें वर्डिंग्स केयरफुली पढ़ना है? यस। और कोई टर्म छूटा? वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ गया, वैल्यू ऑफ शेयर आ गया, एक्सरसाइज प्राइस आ गया, एक्सरसाइज पीरियड आ गया, वेस्टेड, अनवेस्टेड, वेस्टिंग कंडीशन, वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। आई थिंक मेजॉरिटी आ गया। और अलॉटमेंट कब होगा ये भी आ गया। नाउ आर वी रेडी टू रीड द थियरी? ओके, हियर वी गो एंड रीड सम पार्ट ऑफ द थियरी। हाँ बेटू, कौन सा यूनिट है रे? यूनिट 1 है कि कौन सा है? यूनिट 3। यूनिट 3 है, यूनिट 3 है। चल झूठे, यूनिट 2 है बे। आंखें बटन है भगवान जाने। हाँ तो नहीं है तो मत बताना फिर, कीड़े क्यों कर रहा है? मैं ढूंढ लेता, 2 जगह घूम गया है। अच्छा, एग्जाम में वेटेज देख लो, हर एक एग्जाम में है। ओके, डिसोल्यूशन भी ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में है भाई साहब। 15 मार्क तो श्योर हो रहे, डिसोल्यूशन 10 मार्क के लिए आएगा, ये 5 मार्क के लिए आएगा। 15 मार्क 110% श्योर हो रहे। एक मिस्टेक मत करना नलायक को, मार्क्स 1 मार्क इधर का उधर नहीं होना चाहिए, गधेड़ो। हाँ क्या हुआ बेटा? नाउ लेट्स रीड ग्रांट। नहीं पढ़ना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला जाएगा आगे। शैल वी रीड द ग्रांट?
Grant of the option means giving an option to the employees to subscribe to the shares of the companies. I repeat the word, it is an option. Option means choice. You want to take it, you take it. You don't want to take it, don't take it. We are giving you the choice at concessional rate, you can buy it. You can take the decision in future. It is just like a discount coupon which you get in the mall when you do a shopping. तो उसके अंदर तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, शॉपिंग करना है तो करना, नहीं करना है तो छोड़ देना, वो लैप्स हो जाएगा. वेस्टिंग, वेस्टिंग ये होता है कि जिनको कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद, इट इज द प्रोसेस इन विच वंस यू सेटिस्फाई द वेस्टिंग कंडीशन, यू विल गेट irrevocable right to subscribe the shares at the exercise price. समझे क्या? Irrevocable right, that is vesting. So let's see it. Vesting means the process by which the employee gets right to apply for and be issued shares of the company under the options granted to him. Till the vesting takes place, the employees do not have right to apply for the company's shares. Yes or no? Let's go on. What is the vesting period? It means the period during which vesting of the options granted to an employee takes place. The SEBI guidelines provide that vesting period shall not be less than 1 year from the date of grant of option. But understand, SEBI guidelines are only applicable to listed companies, so we are not bothered about that. Okay, you don't have to consider. Exercise period, ये वो पीरियड होता है आफ्टर द वेस्टिंग कंडीशन और वेस्टिंग पीरियड इज डन, उसके बाद में एक्सरसाइज पीरियड शुरू होता है. अबे हाँ नहीं. सो बेटा जी हम क्या करेंगे? इट मींस द टाइम पीरियड आफ्टर वेस्टिंग within which the employee should exercise his rights to apply for the shares, otherwise the vested options would lapse. The period starts from the date of vesting of the option. मतलब वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल कर दी तो उसके बाद में वो पीरियड शुरू होता है. एक्सरसाइज करना मतलब क्या? फ्री में नहीं मिलते ये शेयर्स. ये शेयर्स कैसे मिलते हैं? क्या बोले तो? Okay. It means making an application to the company by employee together with requisite amount, that is called as exercise price, for issue of shares against the options already vested. Happy? All right. Let's talk something now. क्योंकि अब ज्यादा पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा. हैं किसके बारे में? Today I'll talk about your relationship with your parents. The most neglected person in your life. See, I'll tell you. I have seen both the phases, and that's the reason I'm telling you. And I was one of you people. The most appreciated और जिसका सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है वो होते हैं बच्चे. माँ बाप बच्चों का ध्यान रखते हैं. उनके लिए यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. ये फैक्ट है. उनके लिए आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो. Of course, there are exceptions everywhere. I know few of the kids who had a trauma because of their parents, because of the drinking habits, this and that. But nevertheless, in a majority of the cases, the kids are the most important part of their parents' life. Parents की एक प्रॉब्लम है बट, और वो तुम एज अ स्टूडेंट या एज एट योर एज तुमको नहीं समझ में आता है. तुमको क्या लगता है कि उनसे कुछ गलतियां हो रही है, उन्होंने चेंज होना चाहिए. जैसे some of the parents have got shouting habits. Let's agree, they are human beings. But you want them to be a perfect parent, and that cannot happen because they are groomed by their problems. उनकी भी अपनी एक निजी जिंदगी होती है, लाइफ होती है, और उस लाइफ में उनके साथ जो जो हादसे हुए होते हैं या जो जो चीजें हुई होती है, जब आप ना समझते, आपको कुछ आइडिया भी नहीं, उनके वजह से वो ऐसे बनते हैं. वो आपके प्रति कोई द्वेष या कोई चीज है जिसके वजह से आपको नहीं चिल्लाते, वो ऐसे होते हैं. वो जानबूझकर आपके साथ कोई पर्टिकुलर चीज नहीं करते. जैसे एक होता है आज एसपीसी का चैनल जो हुआ, इट वाज अ मैलिफाइड इंटेंशन. आई गॉट द फ्यू फीडबैक हमारे ग्रुप पर कि क्या हुआ था एसपीसी चैनल के साथ में. सो दैट वाज अ मैलिफाइड इंटेंशन. समबडी हैक्ड इट, हैड अ मैलिफाइड इंटेंशन, मे बी कॉम्पिटिटर और व्हाटएवर. दे डिड इट पर्पसली. बेटा जी वो इंटेंशन नहीं होता आपके पेरेंट्स का. पेरेंट्स जैसे है वैसे नेचुरली आपके सामने होते हैं. ये बात हमेशा समझना. उनकी भी पर्सनल लाइफ है, उनकी भी निजी लाइफ है, और उनकी निजी लाइफ होने की वजह से उनके साथ जो जो हादसे हुए, जो जो चीजों का उनके ऊपर संस्कार हुए, उसके बेसिस पर आज वो ऐसे है. आज जैसे मैं मेरे घर में बहुत अलग हूं,
in comparison to the other people who are there at my family or other siblings or other kids at my family, because मेरे ऊपर जो संस्कार हुए वो अलग थे, जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जिन जिन लोगों के साथ मैं उठा बैठा वो अलग थे और पेरेंट्स अलग थे. तो तुमको ऐसे कई बार देखने को मिलेगा, स्पेशली आई टेल यू, स्वप्निल सर के पापा को या कभी मेरे मॉम डैड को तुम देखोगे, यू विल सी यार कि ये कुछ भी शो ऑफ नहीं करते. आई मीन सादे कपड़े पहनेंगे, माय पापा विल वेयर नॉर्मल क्लोथ्स, उनको हम खरीदते हैं तो भी बोलते कि नहीं पैसा खर्च हो जाएगा. He'll still walk rather than taking a rickshaw. तुम अगर सोचते रहेंगे ना कि पैसे से मैं उनको चेंज कर दूंगा, गलत है. उनके लिए, उनके ऊपर जो संस्कार हुए, उनके ऊपर जो सारे सोशल कंडीशनिंग हुई, उसके हिसाब से वो है. तो पहली बात यह समझो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उनके लाइफ में, उनके साथ वो ऐसे बिहेव इसलिए नहीं करते. दूसरी चीज, जब मैं तुम्हारे एंगल से उस तरफ देखूं तो तुम्हारी एनर्जी बहुत भन्नाट, बहुत पावरफुल एनर्जी. तुमको अभी क्लिक नहीं होगा. मेरे को भी ऐसा लगता था कि पापा मम्मी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी एनर्जी ड्रॉप होती जाती है. एज एंड व्हेन यू एज, देयर एनर्जी विल गो डाउन, एंड एट द सेम टाइम यू विल बी हैविंग द, एज आई सेड, यू आर हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ योर टाइम लाइफ. सबसे ज्यादा एनर्जी होती है तब. उस केस में तुम्हारे अंदर एग्रेशन होता है, एग्रेसिव होते हो तुम. और तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे पेरेंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते. इट्स लाइक, यू नो, आई सी माई डॉटर, when her mom used to go into the washroom, Vidya could not even, you know, take that very lightly when she was 1 year old. She wanted to follow mom everywhere, हर जगह पे. फिर धीरे धीरे स्कूल में जाने लगी, तब रोती थी बहुत, नहीं जाना है. फिर धीरे धीरे अब मैं घर जाता हूं तो पापा मैं जा रही हूं, बाय, मेरे फ्रेंड्स आए. Yes, so I have to accept that, right? Because पूजा मैम का फोन कर रहा है. पूजा मैम को फोन करना, क्यों फोन कर रहे हैं? उनको बोलना मैं लेक्चर में. तो तुम्हारे लाइफ में अभी देयर आर मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग, सो फॉर यू दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट. अब इस सिनारियो में मैं जो तुमको एक सीख दे सकता हूं अभी, वो कि अपने पेरेंट्स के साथ, स्पेशली डैड, स्पेशली बॉयज, बात करना शुरू करो. उनका एक्सपीरियंस आपको बड़ा काम आ सकता है. फिल्टर करनी पड़ेगी चीजें, फिल्टर करनी पड़ेगी. मतलब हर चीज नहीं बिलीव कर सकते उनके, मैं खुद बोल रहा है ना, नहीं कर सकते, बट आपको उनका एक्सपीरियंस बड़ा काम आ सकता है. कई बार पेरेंट्स बोलते हैं ना तुम पढ़ाई नहीं करते हो, उनको सही से समझने की कोशिश करो क्या बोल रहे हैं. वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे, वो सिर्फ तुम्हारा अच्छा चाह रहे हैं. तुम अगर उनके सही इंटेंशंस को पकड़ने लग जाओगे और शब्दों को छोड़ने की अगर तुम में कैपेसिटी बन गई, ये रोल आपको यहां पर नहीं, पूरे लाइफ में हर जगह काम आएगा. मुझे पता है तुम्हारी चिड़चिड़ क्या होती है, मां हर बार क्यों बोलती रहती है तू, राइट? तुम्हारा ये भी प्रॉब्लम होता है, पापा मेरे को स्ट्रेस आ रहा है, आई कांट टॉक टू हिम, मेरे को डर लगता है. बाप ऐसा व्यक्ति है कि अगर उसके बच्चों को तकलीफ हो गई ना, और तुम अगर उसको नहीं बोलोगे तो उसको उससे ज्यादा तकलीफ होगी. जिसने आपको अभी तक प्रोटेक्ट कर यहां तक लेकर आया, उस आदमी को मुझे पता नहीं चलता है कि आई एम सो स्कैर्ड फॉर माई लाइफ. समटाइम्स द किड्स व्हेन दे आर लैंडिंग अप इनटू सम प्रॉब्लम, दे डोंट वांट टू टॉक टू डैड. क्यों नहीं बात करना है पता है क्या? क्योंकि उनको डर लगता है कि पापा चिल्लाएंगे. अबे चिल्लाएंगे तो क्या है, बट निकालने वाला व्यक्ति वही है. उस प्रॉब्लम में से निकालने वाला व्यक्ति आपको वही है. सो आई वुड जस्ट टेल यू दैट डेवलप अ हेल्दी, एंड आई टेल यू, ये तुम्हारी लास्ट या लास्ट सेकंड जनरेशन होगी जो इंडिया में इस प्रकार की इंसेंटिव को या इस प्रकार का प्रिविलेज ट्रीटमेंट को एंजॉय करेंगे. एक पॉइंट आएगा सर, उसके बाद में माँ बाप अलग रहेंगे और बच्चे अलग रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हो रहा है. ये जो जॉइंट संस्कार या जो हम पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं, ये एक्चुअली बहुत बड़ा आपके ऊपर आशीर्वाद है. अब्रॉड ऐसा नहीं होता, वेस्टर्न कंट्रीज इट डजंट हैपन लाइक दैट. तुम्हारे पास ये बहुत बड़ी बड़ी क्या कहते हैं उसको, बहुत बड़ा ये आशीर्वाद है. आपको बताऊं कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, बट वो उनकी आदत नहीं जाएगी, मैं आपको अभी बता रहा हूं. और वो आदत क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उनके पीछे उनके साथ जो चीजें हुई है वो रिस्पॉन्सिबल है. वो आपके प्रति कोई द्वेष रखकर या घृणा रखकर काम नहीं कर रहे, या उनको ऐसा नहीं कि वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते. अरे कितने पेरेंट्स से बात करी मैंने, कितने पेरेंट्स से क्या क्या आकर बोलते हैं मेरे को, कितनी बार रोए मेरे सामने. वो बयां नहीं कर सकता, बट मैं आपको इतना बता रहा हूं कि वो एक लिंक बनाए रखना. तो तुम्हारे एंड पर ज्यादा गलतियां होगी, उनके एंड पर गलतियां कम होगी. ये बात हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं. उन्होंने अपने फ्रेंड्स को, जैसे माय वाइफ सैक्रिफाइस्ड हर होल करियर फॉर डॉटर.
जो पढ़ी लिखी इतना सब कुछ, स्टिल शी सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग, शी वाज रेडी टू सैक्रिफाइस, शी सैक्रिफाइस्ड. आई नो सम ऑफ माय फ्रेंड्स वाइव्स, right? They are damn educated, studied in the topmost MBA colleges, right? They were pan India head also of some companies. Jaise hi they had kids, they dropped everything and did everything for the kids. So it's really very disheartening when you don't pay or you don't give that complete attention to them. That's really wrong. That's definitely really wrong, morally also, ethically also, and for them also. Because जिनके लिए झगड़े हो साले, जिनके लिए इतना सब कुछ इन्वेस्टमेंट किया, जब इन्वेस्टमेंट तो तुम पर इन्वेस्टमेंट ही किया ना समय का, और जब वही बंदा या बंदी साथ में नहीं है तो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग. नाउ आई टेल यू द सेकंड थिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं थोड़ा सा इन चीजों में मानता हूं, इसलिए तुम जैसे भी हो, तुम्हारे अंदर उनके अंश है. तुम्हारे जेनेटिक प्रॉब्लम, तुम्हारे थिंकिंग, ये कहीं ना कहीं वहां से इन्फ्लुएंस होकर आए हैं. ठीक है ना? कुछ भी हो जाए, उनका डिसरिस्पेक्ट मत करना. इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. ये मैं बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं. तुम पेरेंट्स का डिसरिस्पेक्ट करोगे, देखो उनकी बात नहीं मानना इज नॉट अ डिसरिस्पेक्ट. मैंने भी नहीं मानी, गौतम बुद्ध मैंने भी नहीं मानी. गौतम बुद्ध की मम्मा बोलती थी कि नहीं बेटा तू ये मत कर, राइट? गौतम बुद्ध का नाम क्या था पहले? सिद्धार्थ. सो इवन सिद्धार्थ नेवर एक्सेप्टेड व्हाट मॉम सेड. मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि बात मानो, तुम्हारा जो तुम्हारा विजन है, जो तुम्हारे ड्रीम्स है, उनको अचीव करो, उसमें मैं नहीं मना कर रहा. बट मुझे बुरा किस बात का लगता है कि कई बार पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए और बाकी फलाना ढींगड़ा अमका ढमका ऐसे मत बनना. उनका रिस्पेक्ट हमेशा करना. अदरवाइज थोड़ा सा कर्मा के बारे में पढ़ना, थोड़ा सा और डिटेल में जाना, और ये तो अब साइंटिस्ट भी बोलने लग गए, तुम तुम्हारे जीवन में सक्सेसफुल और हैप्पी कभी नहीं हो पाओगे. एक धर्म में नहीं, हर एक धर्म में माता पिता के प्रति आदर रखना बहुत ज्यादा जरूरी और समझाया गया है. इसको साइंटिफिकली बहुत सारे एंगल से प्रूव किया जा सकता है. बट आपके अंदर तुम ऐसा बोल ही नहीं सकते हो मेरे माँ बाप नहीं है. मतलब क्या? सत्य यही है कि वो तुम्हारे माँ बाप है. सत्य यही है कि तुम्हारे पास उनके जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी संस्कार है, सब आए हैं. यू वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड had you not been there with them. और जब मैं माता पिता बोल रहा हूं, so I'm talking about both mother figure and father figure. So those who don't have parents, but there would be somebody who has taken care of you. So हमेशा इस चीज का ध्यान में रखना कि उनका रिस्पेक्ट किसी हालत में तोड़ना मत. तो हो सके, मुझे पता है अब यंग हो, तुम उल्टी सिल्टी बातें करते हो सके तब तक कम करो, इंप्रूव करो. निकाल तो नहीं सकता ना यार, क्योंकि तुम्हारी उम्र में भी तुम भी एग्रेसिव हो, तुम्हारे भी अभी क्या है वो जोश है तुम में. बट ठीक है, जितना हो सके उतना प्रेम से रहो, इतना ही बोल सकता हूं. डिसरिस्पेक्ट मत करो, मैं आपको इतना बता सकता हूं. तुम्हारे माँ बाप क्या पढ़े लिखे, कितना पैसा है, उससे कोई लेना देना नहीं है. वो तुम्हारे माँ बाप है, ये मोर देन सफिशिएंट है. और तुम कुछ भी कर लो, मैं बोल रहा हूं लिटरली कुछ भी कर लो, तुम्हारी औकात के परे है कि तुम उनका थोड़ा सा भी जो आपके ऊपर किया है ना कर्म उन्होंने, वो थोड़ा सा भी उतार दो. ये तुम्हारे औकात के बाहर है. तो बस कम से कम इतना तो करो, प्रेम से बात करो. एंड दिस इज समथिंग विच इज द मोस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड काइंड ऑफ स्टफ, द मोस्ट मिसयूज्ड स्टफ इन दिस वर्ल्ड. डोंट डू दैट. बी वेरी पोलाइट विद देम. मैं ये नहीं बोला कि उनकी बात मानो, बट बी वेरी वेरी पोलाइट विद देम. इज दैट ओके? इफ यू फील लाइक क्राइंग, इट्स ओके, डोंट वरी. मेरे को पता है, मैं भी ऐसा ही था. इवन आई वॉज द सेम बेटा. आई यूज्ड टू बैक आंसर माई मॉम बहुत सारा. मुझे जब चीजें समझ में आई ना, तो वो चीजें मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं. डोंट फील एनीथिंग बैड, डोंट हैव गिल्ट कि मैंने ऐसे बात करी वैसे बात करी, कुछ नहीं. तुम्हारी समझ के परे था. इसलिए आज जब तुम सेंसिटिव हो रहे हो या तुमको फील हो रहा है, इट इटसेल्फ शोज दैट यू नो कि भाई साहब जो किया वो गलती का एहसास हो गया, बस बात खत्म. गलती वहां पे खत्म होने के पूरे चांसेस है. नाउ डोंट डू इट. खत्म हो गई बात. चले भी आगे. आई एम सो सॉरी. लेट्स गो ऑन. मुझे पता नहीं क्यों बाबा बन जाता हूं मैं, बट लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द ESOP. नाउ राइट डाउन द हेडिंग जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज. लेट्स राइट डाउन जर्नल एंट्रीज.
देखिए इसमें जर्नल एंट्री की वर्डिंग अगर आपकी गलत हुई, आपके मार्क्स, हां इसमें जर्नल एंट्री की वर्डिंग गलत हुई तो आपके मार्क्स कटेंगे धपाधप। ये जो जर्नल एंट्रीज आपको सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, दिस जर्नल एंट्रीज आर गिवन एज पर द गाइडेंस नोट गिवन बाय द इंस्टीट्यूट. So you have to use the same wording, just like securities premium. You have to use the same wording like securities premium. यहां पर भी वैसा ही है. तो पहली चीज आपकी जो फर्स्ट एंट्री है वो होती है एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट. Outstanding account. Employee compensation expense account debit to employee stock option outstanding account. You can also write down ESOP outstanding account. Is that okay? Then out of this employee compensation expense is nominal account, is an expense, and this employee stock option outstanding account is not a liability, it is the part of equity. It is the part of equity. बट आप इसको लाइबिलिटी के एंगल से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा. सो एक बैलेंस शीट आइटम है, ऐसा बोल सकता हूं, और एक पी एंड एल अकाउंट आइटम है. सो वन आइटम विल हिट माई पी एंड एल अकाउंट एवरी ईयर एंड वन आइटम इज गोइंग टू गो एंड सिट इन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, दैट इज ऑन द इक्विटी पोर्शन. It is not a part of current or non-current liability. It is a part of equity shareholders fund. Do you all agree? Now let's understand. This compensation expense will go to P&L to employee compensation expense account. Employee compensation expense account. So I have transferred this expense where? P&L. Each year I'll have to make these two entries. Remember, all these entries are made on the basis of estimate. इसके लिए कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है तुम्हारे पास, कोई इनवॉइस वगैरह कुछ नहीं. ये एस्टिमेट है, ये कैलकुलेशन के बेसिस पर सारा वर्किंग होता है. सो ध्यान रहे ये एस्टिमेट है. और जब कभी भी एस्टिमेट चेंज होता है, जब कभी भी एस्टिमेट चेंज होता है उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होता है. ये हमने सीखा था फाउंडेशन में भी. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 एम्प्लॉइज के हिसाब से एक्सपेंस बुक करना शुरू किया 3 साल तक, बट जब मैं दूसरे साल पहुंचा तो उन 100 एम्प्लॉइज में से 10 एम्प्लॉइज छोड़कर चले गए. मेरा एक्सपेंस का अमाउंट चेंज हो जाएगा, और जो चेंज हो जाएगा वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे रहा है कि पहले 100 के हिसाब से बुकिंग ज्यादा कर दिया था. नहीं, अब जितना जरूरत है उतना ही बुक करिए. यू गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन नॉट गिव रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यू हैव टू गिव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. सो ये एस्टिमेट है, बस इतना ध्यान में रखना, बाकी मैं संभाल लूंगा, क्योंकि तुम लॉजिकली जा रहे हो उसमें कि एस्टिमेट का इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होता है. तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएंगे ना कि सर मैं पीछे से जाके क्यों नहीं कर रहा हूं चेंजेस, क्योंकि पहले 100 एम्प्लॉइज थे, आपने 100 एम्प्लॉइज के बेसिस पर एक्सपेंस बुक किया, स्वीकार है. बट अब 100 एम्प्लॉइज है क्या? नहीं है. अब 90 है तो 90 के हिसाब से करना है. तो बेटा जी ये इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव देना पड़ेगा, पीछे जो भी एंट्री की उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा. पॉइंट टेकन अप. दिस इज एन एस्टिमेट. हाउ टू डू इट आई विल एक्सप्लेन यू. नाउ लेट्स गो ऑन फर्दर एंड टॉक अबाउट द थर्ड एंट्री. दिस इज इन एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग. ये कब लिखेंगे? At the time of vesting. At the time of vesting. At the time of vesting की जो मैं एंट्री बता रहा हूं जरा ध्यान से सुनना. वेस्टिंग माने क्या? हम उनको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं. तो शेयर्स अलॉट करने की सिंपल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट. एकदम अगर शॉर्टकट में बताऊं, कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. कोई लिखेगा नहीं, पहले देखेगा. मैं एंट्री को डिराइव कर कर आपको बता रहा हूं. सो आई विल से कैश अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस अमाउंट. अगर आपको ये दो चीजें समझ में आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ शेयर. बट बेटा जी अगर मान लो शेयर पूरा कैश में दिया ही नहीं है, शेयर्स के पैसे हमें 2 तरीके से मिले, थोड़ा सा कैश और थोड़ा सा उसका काम. याद आ रहा है, एम्प्लॉई इसके पैसे देता है वैल्यू ऑफ शेयर के, बट थोड़ा सा दाम में थोड़ा सा काम में. तो जब मैंने बोला दाम तो वो आया कैश, और इधर आएगा ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट. सर ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या? तुम्हें याद है एक आइटम बैलेंस शीट आइटम था.
हर साल अपने एक्सपेंस बुक कर कर एक बैलेंस शीट आइटम क्रिएट किया, यस और नो? तो ऐसे वो बैलेंस शीट आइटम बढ़ते गया, क्योंकि 3 साल तक मैंने इसॉप आउटस्टैंडिंग में अमाउंट डाली। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का मेरा लाइबिलिटी, फॉर एग्जांपल डिबेंचर का लाइबिलिटी 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख। अब मेरे बुक्स में लाइबिलिटी कितने की बैठी है? 3 लाख। सो मैं क्या कर रहा हूं, तो जितने भी 3 साल का खर्चा था वो मैंने कहां एक्यूमुलेट करके रखा है? इसॉप आउटस्टैंडिंग। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब थोड़ा सा दाम, थोड़ा सा काम, ये काम था, यस और नो? ये दाम था। सो दाम प्लस काम इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? वैल्यू ऑफ शेयर। और इसकी एंट्री इस तरीके से हुई। एग्रीड? सो बेटा प्लीज लुक एट द डेरिवेशन ऑफ द एंट्री. व्हाट आर यू डूइंग? यू सेड आई विल रिसीव कैश, विच इज नथिंग बट एक्सरसाइज प्राइस. Agreed? ESOP outstanding account, nothing but value of option, and value of option plus exercise price is equal to value of share, to equity share capital which is nothing but face value, and to securities premium. You can say balancing figure, और generally balancing figure ही होगा, securities premium का figure नहीं बताएंगे. समझे क्या? Yes sir. लिख लियो. मैं एक बात बोलूं क्या? आज इसको रिवाइज करेंगे क्या? ये पूजा मैम क्या बोले? हाँ ठीक है, सुनते क्या? लिख लिए क्या? ओके, आज हो सके तो घर जाइयो, मम्मी पापा को कॉल करियो, थैंक यू बोलना, लव यू बोलना, मेरे को प्यार से बाय बाय बोलो. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय. लिख लो.